हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग जो है सीटेट की महाक्रांतिकारी बैच में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 11 क्लासेस ऑलरेडी जो है हो चुकी है। आज हम लोग की 12वीं क्लास है। आपको याद होगा पिछले क्लास में आपको हम एक होमवर्क दिए थे दोस्तों कि बताइए एक बालक के विकास में जो है किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे बच्चों के जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही था कि सर एक बालक के विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है वो एक तो वंशक्रम का और वातावरण के दोनों के गुणनफल का होता है। तो आप लोगों का जवाब जो है बिल्कुल ही सही रहा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो शुरू कर रहे हैं वो आप ये फोटो देख रहे होइएगा सखा। ये पिक जो है, ये पिक्चर जो है किसका है आपको बता दे। ये पिक्चर है वुडवर्थ साहब का। किनकी फोटो की बात कर रहे हैं हम लोग? बात करें वुडवर्थ साहब जी का। ये वुडवर्थ साहब जी जो है वो क्या कह रहे थे, जरा ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से देखिए एक बार कि वुडवर्थ साहब जी जो है वो क्या कहना चाह रहे थे। देखिए हम लोग अपनी क्लासेज को पिछली कक्षाओं से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके थे तो एक बालक जो है, एक बालक के विकास में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसी बात को बताएं सबसे पहले वुडवर्थ साहब। वुडवर्थ साहब कहते हैं एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वुडवर्थ साहब क्या कह दिए, एक बालक के विकास में, एक बालक के विकास में, एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम, उसके वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसने कहा है एक बालक के विकास में वंशक्रम एवं उसके वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा वुडवर्थ साहब का कहना था एक बालक के विकास में वातावरण एवं वंशक्रम की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि किसी भी बालक के विकास में सबसे पहले जो प्रभावित करता है वो उसका वंशक्रम ही प्रभावित करता है। अर्थात बालक के जिस तरह के माता पिता होते हैं अधिकतर चांस रहता है कि उनके संतान वैसे ही होंगे। जैसे आप देखे होइएगा कि गोरे गोरे माता पिता के संतान भी गोरे होते हैं, और जिनके माता पिता बहुत ही काले होते हैं उनके संतान का भी काला होने का चांसेस जो है वो बना रहता है। या लंबे लंबे माता पिता के संतान भी अधिकतर लंबे ही होते हैं। अर्थात एक बालक के विकास में वंशक्रम का प्रभाव देखा गया। अब कहिएगा सर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? दोस्तों आप एक बार गौर कीजिए, वातावरण का प्रभाव भी जो है एक बालक के विकास के ऊपर पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए किसी के माता पिता मान लीजिए बहुत ही ज्यादा विद्वान है और उनके संतान आप देखते होइएगा चोर उचक्का भी हो जाते हैं। क्यों? कि उनके संतान का अगर संगति खराब हो जाएगा, जिस बालक का संगति खराब हो गया, माहौल खराब मिल गया, तो वो बालक गलत रास्ता पकड़ लेगा और उसका जो है व्यक्तित्व जो है वो गलत टाइप का हो जाएगा, तो उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। वही एक माता पिता है जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उनके संतान को अगर वातावरण अच्छा मिल गया, पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल गया, तो वही बालक आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान भी बन सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बालक के विकास में जो है एक तो वंशक्रम और दूसरा वातावरण दोनों की जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए इसी को वुडवर्थ साहब जो है एक सूत्र के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं। उस सूत्र को आप जरा सा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए वुडवर्थ साहब सूत्र को कैसे प्रतिपादित किए, तो देखिए वुडवर्थ साहब की ही बात कर रहे हैं और वुडवर्थ साहब जो है उसी सूत्र को इस हिसाब से देते हैं। क्या कहते हैं वुडवर्थ साहब? वुडवर्थ साहब कहते हैं कि मान लीजिए वुडवर्थ जी क्या मान रहे हैं, देखिए वुडवर्थ साहब जो है वो कह रहे हैं कि विकास जो है ना, बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? विकास की। वुडवर्थ साहब के हिसाब से अगर देखें विकास को, तो विकास किसके बराबर होगा? तो वुडवर्थ साहब सिंपली बोलते हैं कि विकास जो बराबर होता है वो वंशक्रम गुण्य वातावरण, वंशक्रम
गुने वातावरण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ दूसरा कलर से लिखते हैं, वैसे आपको शायद देखने में दिक्कत हो जाए, तो विकास बराबर होता है वंशक्रम गुने वातावरण। विकास किसके बराबर होता है सखा, वंशक्रम गुने वातावरण के बराबर होता है क्या, विकास। यानी वुडवर्थ साहब का क्या मानना था, अगर इसको शब्दों में लिखने का कोशिश करें तो वुडवर्थ साहब जी क्या कहना चाह रहे थे। आइए एक बार ये देखिए कि वुडवर्थ साहब जो है वो क्या कहना चाह रहे थे। देखिए वुडवर्थ साहब का सिंपली कहना क्या था, उनका मानना क्या था, इनको अगर समझने का कोशिश किया जाए तो वुडवर्थ साहब कहना चाहते थे कि एक बालक का जो विकास होता है वो उसके वंशक्रम एवं वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वुडवर्थ साहब क्या मान रहे थे, तो वुडवर्थ साहब का ये कहना था, क्या कहना था, जरा ध्यान से देखिए। वुडवर्थ के अनुसार, यानी वुडवर्थ का मानना था, इनका मानना था, वुडवर्थ का मानना है कि एक बालक जो है, एक बालक का विकास, एक बालक का विकास उसके वंशक्रम एवं वातावरण, उसके वंशक्रम एवं वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है मेरे सखा, मतलब किसी भी बालक का जो विकास होता है वो उसके वंशक्रम एवं वातावरण के बराबर होता है। इसी को कभी कभी सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक बालक का विकास होता है तो उसके वंशक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हो पाता है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वुडवर्थ साहब जी का, कि वुडवर्थ साहब जी क्या कहें, एक बालक के विकास में जो है उसके वंशक्रम एवं वातावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके एक सूत्र के द्वारा जो है वुडवर्थ साहब कहते हैं कि विकास बराबर होता है वंशक्रम गुने वातावरण के। और इसी बात को अगर शब्दों में बताया जाए तो वुडवर्थ साहब जी क्या कहना चाह रहे थे कि एक बालक का विकास जो है उसके वंशक्रम एवं वातावरण के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे देखिए सखा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मुद्दा सबसे पहले आता है कि सर ये वंशक्रम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। आप जो वंशक्रम कह रहे हैं ये वंशक्रम क्या है, पहले ये तो बता दीजिए, फिर आप बताइएगा कि एक बालक के विकास में वंशक्रम की क्या भूमिका है, नहीं है, वो सब तो चलता रहेगा सर, लेकिन वंशक्रम क्या है, वातावरण क्या है, ये सब भी तो पहले समझ में आ जाए। दोस्तों चिंता मत कीजिए, आपके जो है किसी तरह का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बस आप टॉपर्स परिवार पे भरोसा बना करके रखिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी जो भी कोई भी क्लासेज आप लोगों के लिए अगर लेके आए तो आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ आपको क्लास अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास भी जो है इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आपको इस क्लास का अगर पैनल का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे टॉपर्स क्लासेज पुपरी टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां बोर्ड पे लिखे हुए सारे तथ्यों के पैनल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात कर रहे थे वंशक्रम की, कि ये वंशक्रम क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए वंशक्रम किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों वंशक्रम जो है उसी का अगर एक और नाम देखिए तो इसी को बोलते हैं अनुवांशिकी, यानी जेनेटिक्स। क्या होता है दोस्तों कि माता पिता से या आपके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई गुण स्थानांतरित होता है, यानी माता पिता और पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संतानों में आगमन ही क्या कहलाता है, वंशक्रम कहलाता है। अब इसको पहले आप उदाहरण से समझिए, फिर लोग परिभाषा लिख करके आपको समझा देंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि आप देखते होइएगा कि जो जिस संतान का या जिस जैसे माता पिता होते हैं उनके संतान भी उसी तरह के होते हैं। अर्थात माता पिता जिस तरह के होंगे संतान उनका उसी तरह का होता है। जैसे आप देखते हुएगा, बता ना बहुत लंबे लंबे माता पिता तो संतान भी लंबे लंबे हो गए।
माता पिता का हाइट कम है तो संतान का हाइट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात माता पिता का गुण कहीं ना कहीं उनके संतानों में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आपका जवाब से बिल्कुल देखने को मिलता है। तो क्या कहें कि एक माता पिता से किससे बात कर रहे हैं, अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के शब्दों में इसको देखिए, माता पिता एवं पूर्वजों से, माता पिता एवं पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी, माता पिता एवं पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतानों में, उसके संतानों में गुणों का आगमन, गुणों का आगमन, आगमन का मतलब गुणों का आ जाना, गुणों का आगमन ही क्या कहलाता है, वंश क्रम कहलाता है। इसी वंश क्रम को सखा अनुवांशिकी भी बोलते हैं, तो वंश क्रम या अनुवांशिकी कहलाता है। दोस्तों क्या बताएं कि माता पिता एवं उनके पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में गुणों का आगमन ही वंशक्रम या अनुवांशिकी कहलाता है। आपके समझ में तो आ रहा होगा दोस्त कि किसी भी माता पिता या उसके पूर्वज के द्वारा उसके संतान में जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वंशक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सखा, वंशक्रम या इसी को बोलते हैं अनुवांशिकी। आइए अब बात करते हैं सखा दूसरे टॉपिक्स की जो कि आपके समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। हम बोले कि एक बालक का जो विकास है वो उसके वंशक्रम, क्या बताएं, उसके वंशक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वंशक्रम क्या होता है ये तो अपने लोग समझ गए, अब क्यों ना वातावरण को भी समझा जाए कि ये वातावरण क्या है। फिर विस्तृत चर्चा तो करेंगे ही, वंशक्रम के ऊपर बहुत सारा चर्चा करेंगे, आपको ये सब कुछ बताएंगे सखा कि किसी भी जो बालक है, बालक का जन्म कैसे होता है, बालक के जन्म में जो है कोई लड़का कोई लड़की कैसे जन्म ले लेता है, लड़का कब होगा लड़की कब होगा, जन्म बालक का कैसे होता है, माँ के जब गर्भ में बालक रहता है तो उसको ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, इन सभी मुद्दा पे चर्चा करेंगे दोस्त। पहले आप ये तो समझिए कि ये वातावरण क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये वातावरण क्या है दोस्त। आप वातावरण को ही पर्यावरण भी कह सकते हैं। ये वातावरण या पर्यावरण है क्या जो कि बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। दोस्तों आपको बेसिक सा ज्ञान तो होगा ही, बेसिक सी जानकारी जो कि आपको पता होगा इस पर्यावरण या वातावरण के बारे में कि पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका होना, अर्थात आपको चारों तरफ से जो आवरण ढक के रखा है उसी को पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ये बात तो आपको पता है ना दोस्त। फिलहाल आप इतना ही इसमें समझिए, फिर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि एक बालक के विकास में पर्यावरण या वातावरण की क्या भूमिका होती है। फिर पर्यावरण या वातावरण की बहुत सारी परिभाषाएं जो है अलग अलग विद्वानों के अनुसार, उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की जो है वो बातचीत करते हैं और समझने का जो है वो कोशिश करते हैं। आगे जो है वो देखिए एक बार, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सखा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। आइए अब देखते हैं कि मानव जीवन जो है, उस मानव जीवन की पहले आप ये समझिए कि शुरुआत जो है वो कैसे होता है। दोस्तों एक मानव जो है वो मानव जीवन का शुरुआत कैसे होता है आपको बता दे सका। आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं मानव जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की जो है वो शुरुआत कैसे होती है।
आप बताइए कि एक मानव के जीवन का जो शुरुआत होता है, उस मानव के जीवन का शुरुआत कैसे होता है, क्या आपको आइडिया है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक मानव जीवन की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, बताइए मेरे सखा। अगर नहीं पता तो देखिए वीडियो में बने रहिए, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है। आइए इन्हीं मुद्दों पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना सखा, कि मानव जीवन की जो है वो शुरुआत कैसे होती है। दोस्तों आप सोच के देखिए, किसी भी मानव के अगर जीवन के शुरुआत की बात करें तो कैसे शुरुआत होता है। देखिए मानव जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी है कि माता पिता का होना जरूरी है। क्या बिना माता पिता के किसी मानव की उत्पत्ति संभव है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, संभव तो नहीं है। तो माता और पिता का जब संयोग होता है, जब माता पिता का मिलन होता है, तो क्या होता है कि गुणसूत्र जो है वो स्थानांतरण होता है। माता पिता के संयोग के द्वारा गुणों का क्या होता है, गुणों का कहीं या गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है, जिससे क्या होता है, हमारे जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अगर इसको शब्दों के द्वारा लिखे तो क्या लिखेंगे कि गुणसूत्र माता पिता के संयोग के द्वारा। किसके संयोग के द्वारा? तो आप कहिएगा माता पिता के संयोग के द्वारा। माता पिता के संयोग के द्वारा या माता पिता के संयोग से, संयोग का मतलब मिलन से, माता पिता के संयोग से गुणसूत्रों का क्या होता है, आगमन होता है। गुणसूत्रों का आगमन समझिए या गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है। गुणसूत्रों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिससे मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। जिससे मानव जीवन की शुरुआत होती है। तो आइए सखा हम लोग बस इतना देख रहे हैं कि मानव जीवन की शुरुआत कैसे होती है। तो बताएं कि माता पिता के संयोग से गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है और इसी के द्वारा मानव जीवन की क्या होती है, मानव जीवन की शुरुआत होती है। अब कहिएगा सर कैसे शुरुआत होता है, समझ में नहीं आया, जरा ठीक से बताइए। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको हर कुछ समझ में आएगा। पहले आप ये तो समझिए कि गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या आपको पता है दोस्त कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर नहीं पता है सखा तो आप देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि एक मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है। बताइए सखा, एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने की बात कर रहे हैं? 46 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो आपको पता है ना दोस्त कि एक मानव शरीर में, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखना दोस्त, कभी कभी 46 न देके 23 जोड़ा भी दे सकता है। जोड़ा मतलब 2 गो, 46 गो है तो क्या गो जोड़ा हुआ? 23 गो जोड़ा हुआ। ठीक है दोस्त, तो एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करें, देखिए 46 गुणसूत्र क्या माता के पास पाए जाते हैं? नहीं। क्या पिता के पास पाए जाते हैं? नहीं। तो फिर 46 गुणसूत्र किसके पास पाया जाता है? आपके मन में ये डाउट है ना दोस्त, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखिए आपके समझ में हर कुछ आने वाला है। आज के बाद तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में आपने मन दिल लगा करके ही पढ़ा है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि
कैसे क्या होगा तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आइए एक बार जरा गौर से देखिए कि हम लोग आपको जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और बात करते हैं कि 46 गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे कैसे करके होते हैं और किनके पास कितना होता है। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग बात कर रहे थे 46 गुणसूत्र वाली। तो सबसे पहले अगर देखें एक्चुअली होता क्या है दोस्त, सबसे पहले बात करें हम लोग तो मान लीजिए अपने लोगों की क्या हो गई, एक मिनट सॉरी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए सबसे पहले माता, किनकी बात कर रहे हैं, माता जी का। और इधर हम लोग मान लेते हैं अपने लोग किसकी बात कर लेते हैं, पिताजी का। ठीक है दोस्त, एक तो माता हो गई और एक क्या हो गए, पिताजी हो गए। आइए दोनों को शेप में शिफ्ट कर देते हैं। ये रहा अपना एक शेप, एक शेप में माता जी और एक में मान लीजिए अपने पिताजी। ठीक दोस्त, तो माता पिता। अब मुद्दा है कि माता के पास जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे। दोस्तों माता जी के पास जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, तो माता के पास जो गुणसूत्र होंगे वो 23 होंगे। कितने होंगे, 23 होंगे। और पिता के पास जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, वो भी 23 ही होंगे। तो आइए इसी को जरा ठीक से अगर देखा जाए, ठीक से अगर लिखने का प्रयास किया जाए तो इसको क्या लिखेंगे कि माता जी के पास कितने गुणसूत्र हो गए, तो बात कर लेते हैं 23 गुणसूत्र। माता के पास कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप क्या कहिएगा, 23 गुणसूत्र। पिताजी के पास भी कितने गुणसूत्र, तो 23 गुणसूत्र। यानी माता के पास भी 23 गुणसूत्र और पिता के पास भी कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र हो गए। ठीक है सखा, माता के पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक, और पिता के पास अगर बात करें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, तो भी कितनी हुई, 23 ही हुई। माता के पास 23 गुणसूत्र और पिताजी के पास भी 23 गुणसूत्र। अब बात करें कि ठीक है सर, माता के पास 23 गुणसूत्र हैं, पिता के पास 23 गुणसूत्र हैं, जरा नाम तो बताइए गुणसूत्र का कि माता के पास जो 23 गुणसूत्र है उसको क्या बोलेंगे और पिताजी के पास जो 23 गुणसूत्र है उनको क्या बोलेंगे। देखिए माता के पास जो 23 गुणसूत्र है इस गुणसूत्र को ही बोलते हैं जनन कोष, या इसी को बोलते हैं अर्धकोष। तो ये 23 गुणसूत्र माता जी के पास हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जनन कोष। क्या क्या बोल सकते हैं पर जरा ध्यान से देखिए। एक तो गुणसूत्र को हम लोग यहाँ जो माता जी के पास गुणसूत्र हैं उसको एक तो बोल सकते हैं जनन कोष। क्या बोल सकते हैं, जनन कोष कह सकते हैं। ठीक, और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं इसी को, अगर इसी को कुछ और कहने का मन हो तो इसी को आप बोल सकते हैं अर्धकोष, जनन कोष, अर्धकोष। और ये जो माता जी के पास 23 गुणसूत्र है इसी को बोल सकते हैं मातृकोष। कौन सा कोष, मातृकोष। बात करें पिता के पास भी तो 23 गुणसूत्र हैं, तो पिता के पास जो 23 गुणसूत्र हैं उसको क्या बोलेंगे। देखिए पिताजी के पास जो 23 गुणसूत्र है ना उसको भी आप जनन कोष, अर्धकोष तो कह ही सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, तो इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं पितृकोष। एक तो जनन कोष बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोल देंगे, जनन कोष। ठीक, और क्या बोलेंगे, और बोल देंगे अर्धकोष। जनन कोष बोल दिए, अर्धकोष कह सकते हैं। और पिताजी के पास जो 23 गुणसूत्र है इसी को बोलते हैं पितृकोष। क्या कहते हैं, पितृकोष कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो माता जी के पास भी 23 गुणसूत्र, पिताजी के पास भी 23 गुणसूत्र। माता के पास जो 23 गुणसूत्र हैं उनको बोलते हैं जनन कोष, अर्धकोष या मातृकोष। और पिता के पास जो 23 गुणसूत्र है उसको बोलते हैं जनन कोष, अर्धकोष या फिर पितृकोष। जब माता पिता का संयोग हुआ, जब माता पिता का मिलन हुआ तो वैसे स्थिति में ये जो 23 गुणसूत्र था दोस्त, ये 23 गुणसूत्र मिल करके क्या हो जाएगा,
आपको पता होगा ना दोस्त, ये 23 गुणसूत्र जो है ना, ये मिल करके क्या हो जाएगा, तो 23 गुणसूत्र जो है वही मिल करके कितना गुणसूत्र बना देगा सखा, ये 23 गुणसूत्र जो आप देख रहे थे यही हो जाएगा टोटल कितना गुणसूत्र, तो बात करें ये 23 गुणसूत्र जो था वो हो जाएंगे 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे दोस्त, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो आइए ये 23 गुणसूत्र जो था वो मिल करके कितना गुणसूत्र का निर्माण कर लिए, 46 गुणसूत्र का, यानी 23 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र, कितना गुणसूत्र हो जाएगा सखा, 46 गुणसूत्र हो जाएगा, होगा ना दोस्त। अरे 23 गुणसूत्र माता का और 23 पिता का, तो 46 गुणसूत्र नहीं होगा, सिंपल है, होगा। इसी 46 गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, इस 46 गुणसूत्र जो हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, जरा ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट जो है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त कोष। हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, संयुक्त कोष बोलेंगे। ठीक है दोस्त, अभी तक का जो पिक्चर है वो तो क्लियर होगा कि माता के पास 23 गुणसूत्र, पिता के पास 23 गुणसूत्र, माता के पास जो 23 गुणसूत्र है उसको बोलते हैं जनन कोष, अर्धकोष या मातृकोष, पिता के पास जो 23 गुणसूत्र है उसको बोलते हैं जनन कोष, अर्धकोष या पितृकोष। ये 23 गुणसूत्र मिलके कितना गुणसूत्र हुआ, 46 गुणसूत्र हुआ। और अभी आपको बताए थे कि एक मानव शरीर के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और 23 बोले तो 23 से जोड़ा पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो 46 गुणसूत्र हुआ इसी को जाइगोट या संयुक्त कोष कहते हैं, और इसी एक कोशिका से हमारे जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्त, कि अपने लोग के जो जीवन है, इस जीवन की शुरुआत की अगर बात करें कि मानव जीवन की शुरुआत किससे होती है, तो इसी एक कोशिका से। किस कोशिका से दोस्तों, ये जो जाइगोट आप देख रहे हैं ना, इसी एक कोशिका से मानव जीवन की क्या होती है, जी हाँ दोस्त, शुरुआत होती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसी एक कोशिका से, इसी एक कोशिका से, इसी एक कोशिका से हमारे जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है, या मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो किस कोशिका से मानव जीवन की शुरुआत होती है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सखा, कि जाइगोट से ही मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। आपको बता दे दोस्त, ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट का अगर आकार की बात करें, ये जाइगोट किस आकार का होता है, तो आपको बता दें जाइगोट का जो आकार होता है वो किस तरह का होता है, जाइगोट जो है वो एक सुई के नोक के समान होता है। जाइगोट किसके समान होता है, जाइगोट जो है वो एक सुई के नोक के समान, एक सुई के नोक के समान होता है। जाइगोट का आकार किसके समान होता है, एक सुई के नोक के समान होता है। अभी तक आपको क्या क्या बताएं, ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मानव जीवन की शुरुआत एक सुई के नोक के समान कोशिका से होती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, हिंदी में संयुक्त कोष कहते हैं। अभी तक बताएं कि माता पिता जो हैं उनके पास 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों मिलकर 46 होते हैं, उसी को जाइगोट या संयुक्त कोष कहते हैं। इसी एक कोशिका से मानव जीवन की शुरुआत होती है, जिसका आकार एक सुई के नोक के समान होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे जो है वो क्या है, एक बार देखिए दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। आइए इसी को जरा सा छोटा करते हैं और आपको इसी पेज पे कुछ बताते हुए आपको कुछ समझाने का जो है वो प्रयास करते हैं। ठीक है सखा, आप एक बार जरा ध्यान से देखिए हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो मानव जीवन के शुरुआत की कर रहे थे, और मानव जीवन के शुरुआत में ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब ये सारा पिक्चर तो आपके समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन मुद्दा है दोस्त कि एक बार जो है इसको ठीक से कैसे समझा जाए। आइए इसको जो है शब्दों के द्वारा अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाए,
इसको जरा सा समझते हुए इसको जो है शब्दों के द्वारा बांधने का प्रयास करते हैं। आपको पता है सर्वप्रथम माता पिता की ओर से 23 गुणसूत्र यानी जनन कोष मिल करके एक संयुक्त कोष का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जाइगोट। और इसी जाइगोट से मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है, जो कि एक कोशिका के रूप में होती है। आइए इसी बात को हम एक बार जो है आपको लिख के बताते हैं। क्या बताएं दोस्त कि सर्वप्रथम, सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, सर्वप्रथम जो है, देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जो पढ़ाएं उसी को जरा सा लिख देते हैं। सर्वप्रथम माता एवं पिता, सर्वप्रथम माता पिता की ओर से, सर्वप्रथम माता पिता की ओर से आने वाले 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। इस गुणसूत्र को ही क्या बोलते हैं, इस गुणसूत्र को ही बोलते हैं जनन कोष। 23 गुणसूत्र यानी जनन कोष मिलकर एक संयुक्त कोष, एक संयुक्त कोष का निर्माण करती है, निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जाइगोट, जिसे जाइगोट। आप स्पेलिंग भी इसका याद रखिएगा दोस्त, क्या पता एग्जाम में अंग्रेजी में दे दे, इसे ही क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है दोस्त, इसे क्या कहते हैं, इसे जिसे जाइगोट कहा जाता है। इसी कोशिका से, इसी एक कोशिका से क्या होती है, मानव जीवन की शुरुआत होती है, मानव जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। ठीक है दोस्त, जितना भी बताएं कि सबसे पहले माता पिता की तरफ से 23 गुणसूत्र या जनन कोष आता है, मिलकर के 46 हो जाते हैं, उसी को जाइगोट या संयुक्त कोष कहते हैं, जिससे मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसका आकार कैसा होता है दोस्त, एक सुई के नोक के समान होता है। अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए कि मानव जीवन की शुरुआत जो है वो कैसे होती है। दोस्तों अब मुद्दा है कि जैसे आप देखते होइएगा कि कई बार बालकों का जो जन्म होता है, संतान की जो उत्पत्ति होती है, उसमें कभी बालक जन्म ले लेता है, कभी बालिका जन्म ले लेती है। तो ऐसा क्या होता है कि किसी को जो है वो बालक जन्म ले लिया, कभी कभी बालिका जन्म ले लिया, ऐसा क्या कंडीशन आता है जिसमें बालक जन्म होता है और किस कारण से बालिका का जन्म होता है। इन सभी मुद्दा पर चर्चा करेंगे हम लोग कल की क्लास में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोटेज है जो कि आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। वो क्या है दोस्तों, कहते हैं सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए क्या करना होगा, देखिए सफलता अगर आप पाना चाहते हैं, आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। दोस्तों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितना भी पढ़ाए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनाए, टेक केयर, बाय बाय।